अपने व्यक्तिगत चैनल भाविका मैथ्स हब में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आप ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट पर भी देख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने अभिवृद्धि तथा विकास के बारे में गहराई से अध्ययन किया था। आज हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि तथा विकास के सिद्धांत। इन सिद्धांतों में पहली बात जो आती है विकास प्रक्रिया सभी के लिए समान है। सभी बुक्स में सिद्धांतों के अंतर्गत पहली लाइन को अलग अलग ढंग से लिख दिया गया है। किसी में लिखा विकास सभी के लिए समान है, किसी में लिखा प्रतिमान समान है, परंतु इसके शब्द को ध्यान से दीजिए। मैं बोलता हूं विकास प्रक्रिया सभी के लिए समान है। कैसे? एक बालक जाइगोट के रूप में अपनी मां के गर्भ में प्रवेश करता है। जाइगोट से वो भ्रूण बनता है। भ्रूण बनके जब वो पूरा विकसित हो जाता है, फिर वह गर्भावस्था के बाद जन्म लेकर शेषावस्था में आता है। उस बालक के हाव भाव देखिए। वह बालक जब चलना प्रारंभ करता है तो सीधा चलना प्रारंभ न कर पहले खड़ा होना सीखता है। उसके बाद वह चलता है। सीधा नहीं चलता है, पहले खड़ा होगा फिर चलेगा। उसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि बालक शब्द बोलता है तो पहले लबलबाता है, तुतलाता है, फिर धीरे धीरे वो शब्दों को पूरा ढंग से बोलना सीखता है। तो ये क्या है? विकास की प्रक्रिया। और वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सभी को गुजरना पड़ता है। शेषवा से बाल्या, बाल्या से किशोरा, किशोरा से वयस्क होता है, फिर जरा वृद्ध हो जाता है। इस प्रकार विकास की जो ये प्रक्रिया है वो प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से पाई जाती है। परंतु यहां पर एक प्रश्न उठता है। प्रश्न यह उठता है कि एक बात आई है कि जो गति है, विकास की गति, वह भिन्न भिन्न होती है और जो विकास का क्रम है वह समान होता है। इससे क्या तात्पर्य है? आप एक बात बताइए। क्रम से तात्पर्य वही है कि मानव के शरीर, मां के गर्भ में बच्चा किस प्रकार से विकसित होता है, जन्म होता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, पहले वो रोता है चीज मांगने के लिए, फिर वो धीरे धीरे चीज को उठाना सीखता है, फिर वो स्वयं आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ता है, सामाजिकता का विकास होता है। मतलब कि जो विकास का क्रम है, गर्भ में आना, गर्भ के बाद जन्म लेना, जन्म के बाद शैशव रूप, शैशव के बाद बाल्य रूप, बाल्य रूप के बाद किशोर होना, दादी मूंछ आना, और उसके अंतर्गत अनेक गुणों का विकास, वह क्रम सभी के लिए समान होता है। परंतु गति भिन्न भिन्न प्रकार से कैसी हुई? गति भिन्न भिन्न प्रकार से इस प्रकार हुई कि दो तरह के बालक हैं। एक है सामान्य बुद्धि बालक और एक है तीव्र आईक्यू, तीव्र बुद्धि बालक। एक अध्यापक देखता है कि एक बालक किसी चीज को बहुत ही कम समय में सीख जाता है, जबकि एक अन्य बालक उसी चीज को समझने में वक्त लेता है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि साहब जिसकी आईक्यू अच्छी है, जिसकी बुद्धि तीव्र है, उसने उस चीज को या उस शब्द को या उस किसी भी कहानी को जल्दी सीख लिया, जल्दी याद कर लिया, अपेक्षाकृत सामान्य बुद्धि के। तो ये गति का अंतर हो सकता है, परंतु क्रम तो वही रहेगा कि हाँ साहब कोई धीमा सीखा और चाहे जल्दी सीखे, पर सीखेंगे दोनों। उसके अलावा किसी में
6 माह से पहले दूध के दांत विकसित हो जाते हैं, किसी में 6 माह के बाद। मतलब गति अलग अलग हो सकती है, परंतु दूध के दांत बिना आए क्या परिपक्व दांत या स्थायी दांत पहले आ जाएंगे क्या? कभी नहीं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि क्रम सदैव समान होता है विकास का और गति भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार यह बात क्लियर होती है। उसके बाद बात आती है कि विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है। इसका क्या तात्पर्य है? आप एक बात बताइए, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, प्रतिक्रिया कौन करता है? बालक। कैसे? एक छोटा बालक एक गिलास को, दूध के गिलास को, बिल्कुल छोटा सा, चलना ही नहीं सीखा है अभी, बिल्कुल नवजात है, वो उस ग्लास को या किसी बॉल को दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करता है। परंतु जैसे जैसे वह परिपक्व होता है, हम क्या देखते हैं उसके व्यवहार में कि वह उसी गिलास को एक हाथ से पकड़ना सीख जाता है। जिसको पकड़ने के लिए वह दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा था, उसे एक हाथ से पकड़ लिया। तो ध्यान देना, एक तो नॉर्मल ड्राइवर और एक स्पेशल ड्राइवर। फर्क क्या हुआ कि पहले तो गाड़ी को सिर्फ हल्का हल्का सीखा, कैसे चलाते हैं, कैसे गियर लगाएंगे, कैसे क्लच दबाएंगे, परंतु जब वह पूरा सीख जाता है तो उसे सोचना नहीं पड़ता कि गाड़ी का ब्रेक लगाऊं। सोच के ब्रेक नहीं लगाता है, अपने आप मस्तिष्क अकॉर्डिंग उसे जवाब दे देता है। तो पहले तो सामान्य रूप से कार्य करता है, दोनों हाथों से पकड़ना, रोना, और विशिष्ट प्रतिक्रिया क्या रही? उसी चीज को एक हाथ से पकड़ लिया। और एक बात और देखिए कि पहले बालक सामान्य शब्दों को सीखता है, नॉर्मल, पानी, पानी, मम, ऐसे कुछ शब्द निकाल लेता है और सामान्य शब्दों के द्वारा अपने हाव भाव को बोलता है। परंतु जैसे जैसे परिपक्व होता है, शब्दों में भी विशिष्टता या कठिन शब्द वो बोलने लग जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है। यहां पर एक व्यक्ति हुए वाग्मिता। उन वाग्मिता ने कहा कि जो बालक होता है वो पहले सामान्य शब्दों को बोलता है, और कुछ समय के बाद वह विशिष्ट शब्दों को बोलना सीखता है। तो वाग्मिता महोदय ने कहा कि कोई भी नवजात, कोई भी बालक है, वो पहले सामान्य शब्दों को बोलना सीखता है, उसके पश्चात विशिष्ट शब्दों को। तो ये बात कि विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है। तो दो बातें क्लियर कि विकास सामान्य प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया सभी में सामान्य रूप से पाई जाती है, या विकास प्रक्रिया जो है वो सभी के लिए समान है। और दूसरी बात हमने देखी कि विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है। इसके बाद बात आती है कि विकास सतत प्रक्रिया है। कल इसके बारे में अपन ने डीपली चर्चा की है, पर और अच्छे से अभी बात करते हैं। आप किसी भी बालक को नोटिस करना कि शैशव अवस्था और किशोरावस्था में प्राय वृद्धि की दर तेज होती है। मतलब एकदम बच्चे का जन्म हुआ, फिर उसके शारीरिक वृद्धि हुई, फिर बीच में उसकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, और फिर किशोर अवस्था में फिर तेज होगी, एकदम से वयस्क हो जाएगा वो, और फिर वापस किशोरावस्था के अंत तक उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो शैशव और किशोर अवस्था में तो आपको ये प्रक्रिया साफ दिखती है, हाँ भाई विकास हो रहा है। परंतु अन्य अवस्थाओं में विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, परंतु प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि उसका एहसास हम सामान्य बुद्धि से नहीं कर पाते हैं। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है,
जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। एक प्रश्न उठता है, पिछले वाले टॉपिक का बताना भूल गया, कि विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। प्रश्न यह है कि अगर बालक जुड़वा पैदा हुए तो उनके विकास की गति कैसी होगी। ध्यान देना, जुड़वा बालकों में विकास की गति प्रायः कैसी देखी जाती है? उत्तर होगा समान। जुड़वा बालकों में विकास की प्रवृत्ति या विकास की गति समान होती है। यह बात ध्यान रखना। और विकास सतत प्रक्रिया है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है कि विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में निरंतर चलता रहता है। शैशव और किशोर काल में तो यह वृद्धि आसानी से देखी जाती है, प्रक्रिया को आसानी से देख सकते हैं वृद्धि के आधार पर, परंतु अन्य अवस्थाओं में यह प्रक्रिया इतनी मंद होती है कि उन्हें सामान्यतः अपन नहीं देख पाते हैं। इसके बाद में बात आती है विकास स्वायत्तता से विभेदीकरण की ओर चलता है। विकास स्वायत्तता से विभेदीकरण की ओर चलता है। ध्यान देना, तीन चीजें आपको यहां पर देखनी पड़ेगी। एक स्पर्श, एक ध्वनि और एक स्पर्श, ध्वनि और दृष्टि। एक बिल्कुल नया पैदा हुआ बच्चा, उसके कोई भी टच करो, वो उस स्पर्श के अंतर को नहीं पहचान पाता कि ये स्पर्श किसका है। उसके पास आप धीमा, कोई कहेगा कि बालक चमक जाता है, वो सपने में चमक सकता है, परंतु एक बिल्कुल नया जन्म हुआ बालक तेज ध्वनि या धीमी ध्वनि में अंतर नहीं कर पाता है। और दृष्टि, कोई उसे प्यार से देख रहा है या उसे कोई क्रोध से देख रहा है तो वह उसमें भी अंतर नहीं कर पाता है, परंतु जैसे जैसे उसमें कुछ परिपक्वता उत्पन्न होती है वो स्पर्श का अंतर भी कर पाता है कि यह स्पर्श मेरी माता का है, यह स्पर्श किसी अन्य का है। ध्वनि, तेज ध्वनि से वो चमक जाएगा अब जब वो थोड़ा परिपक्व हो जाएगा। और धीमी ध्वनि। दृष्टि, कोई उसे प्यार से देखेगा तो वो मुस्कुराहट देगा। आपने देखा होगा प्रत्येक घर में नवजात होते हैं और नवजात को देखकर आप बाल मनोविज्ञान को अच्छे ढंग से देख सकते हो। और कोई व्यक्ति अगर उसे गुस्से में देखेगा तो वो रोने लग जाएगा। ये निष्कर्ष क्या निकलता है कि स्वायत्तता, कि पहले तो स्पर्श, ध्वनि और दृष्टि में विभेद नहीं कर पा रहा है, परंतु जैसे जैसे परिपक्व हुआ वह स्पर्श, ध्वनि और दृष्टि में विभेद कर पाता है। इसके बाद बात आती है कि विकास में सहसंबंध पाया जाता है। आप एक बात बताओ, मारवाड़ी में एक कहावत है कि ई बाया के इशिकाई टेंशन है कि वो सूखे ही सूखे। तो बोला क्या, ई बाया के इशिकाई टेंशन है। मानसिक विकास कि वह सूखे ही सूखे। शारीरिक विकास मतलब मानसिक विकास शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो मानसिक विकास जिसका अच्छा होता है, शारीरिक रूप से भी वह व्यक्ति उतना ही अच्छा होता है, उत्कृष्ट होता है। तो विकास की अवस्थाओं में सहसंबंध है या नहीं है कि मानसिक कनेक्टेड टू शारीरिक। इसी प्रकार संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे?
संवेग, भय, क्रोध, घृणा, आलस्य, निंद्रा, ये सब क्या है? एक प्रकार के संवेग। अगर उनका संवेगों पर नियंत्रण है या संवेगों का विकास उत्कृष्ट तरीके से हुआ है, एक सामान्य अर्थ में समझने के हिसाब से देख लीजिए कि एक बालक समय पे सोता है, समय पे खाना खाता है, क्रोध ज्यादा नहीं करता है, नियंत्रण, संवेगों पे नियंत्रण, ज्यादा बोलता नहीं है, तब कहते हैं ना कि इस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है, इसका दिमाग सही है। क्यों बोलते हैं? कि उसका अपने संवेगों पर नियंत्रण है, और संवेगों के नियंत्रण से बुद्धि पर नियंत्रण आता है या बुद्धि का विकास होता है। और बुद्धि का जब विकास होता है तो समाज में व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करे या सामाजिकता किस प्रकार से डेवलप हो, वह इसका निर्णय आसानी से कर पाता है। तो निष्कर्ष निकला कि संवेगात्मक विकास किसी का जितना अच्छा होगा, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। इस प्रकार विकास में परस्पर सह संबंध पाया जाता है। इसके बाद बात आती है कि स्त्री तथा पुरुषों में विकास दर में अंतर पाया जाता है। लिखने को बुक वालों ने लिख रखा है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा, जो विकास दर है स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा जल्दी प्रारंभ होती है। पर समझे कैसे? कि आप नोटिस करना कि एक किशोर अवस्था यानी बाल्यावस्था समाप्त होने की कगार आती है, लगभग 12 से 13 साल के बीच की बात है। जब बच्चा 12 से 13 साल का हो जाता है तो उस 12 से 13 साल की आयु में लड़कियों का जो विकास दर है, लड़के की विकास दर उनसे कम होती है। लड़कियों की लंबाई भी अधिक होती है और शरीर का भारीपन भी अधिक होता है बाल्यावस्था के अंत में और किशोरावस्था के प्रारंभ में। परंतु किशोरावस्था के अंत तक हाइट में भी लड़के अधिक हो जाते हैं लड़कियों से, और वजन में भी अधिक हो जाता है। इस प्रकार स्त्री तथा पुरुषों में विकास दर में अंतर पाया जाता है। ध्यान देना, विकास दर सबसे पहले प्रारंभ विकास किनका होता है? स्त्रियों का। परंतु अधिक विकास किन में होगा? पुरुषों में। पहले प्रारंभ होगा स्त्रियों में, परंतु सर्वाधिक विकास किन में होगा? पुरुषों में, स्त्रियों की तुलना में। इसके बाद बात आती है कि विकास आश्रितता से स्वायत्तता की ओर गति करता है। विकास आश्रितता से स्वायत्तता की ओर गति करता है। किस प्रकार? एक बच्चे का जन्म होता है, वह मलमूत्र त्याग के अलावा कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। भूख लगेगी तो रोएगा, पानी की प्यास लगेगी तो रोएगा। कि बच्चा सो के उठा, रोने लग गया, माँ ने कहा बेटा प्यास लगी है, इसको पानी पिला। तो मतलब पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो वह अपने माता पिता, अपने परिजनों पर आश्रित होता है। परंतु जैसे जैसे उसमें विकास होता है, हम क्या देखते हैं कि बच्चा अपने दैनिक कार्य, अपने सामाजिक कार्य, अपने नैतिक कार्य, नैतिक गुण सभी स्वयं उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार विकास आश्रितता से स्वायत्तता की ओर गति करता है कि जन्म के समय आश्रित रहेगा पूर्णतः से, और समय जैसे जैसे बढ़ेगा वो अपने कार्य स्वयं करने लग जाएगा, मतलब स्वायत्तता की ओर गति करता है। इसके बाद है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। इसको ध्यान से देख लेना साहब, इंपॉर्टेंट है कि वर्तुलाकार से क्या तात्पर्य है। एक
आपकी बुकों में ये डायग्राम दे रखा है ऐसे, ये छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वर्तुल से मतलब क्या है और वर्तुलाकार विकास क्यों कहा है। सबसे पहले मानव शरीर के मस्तिष्क का निर्माण होता है। मस्तिष्क का निर्माण होने के बाद जब चेहरे के निर्माण की बारी आती है, मस्तिष्क चेहरा, तो ये मस्तिष्क से सीधा चेहरा पर नहीं जाता है। पहले तो ये मस्तिष्क का निर्माण करेगा, ध्यान देना, पहले तो ये मस्तिष्क का निर्माण करेगा, कर दिया निर्माण, मतलब गति आगे बढ़ रही है, और फिर ये वापस मस्तिष्क को परिपक्व बनाएगा। इसलिए देख गए कि यहां तक तो क्या हुआ, मस्तिष्क का निर्माण आगे बढ़ा, फिर ये वापस पीछे गया। पीछे क्यों गया? ताकि जो परिपक्वता है, स्थायित्व है, पकाना, मस्तिष्क अच्छी तरह से प्राप्त कर सके, इसलिए वापस पीछे गया। और जो निर्मित मस्तिष्क है उसको परिपक्व बनाता है, स्थायित्व प्रदान करता है विकास को, और फिर ये वापस अगले वाले अंग पे आएगा, मुंह पे आया। इस प्रकार ये क्रम कंटिन्यू चलता रहता है, परंतु इस क्रम की गति समय के साथ धीमी होती जाती है। यहां पे मस्तिष्क है, मतलब शैशव काल प्रारंभ होता है मां के गर्भ में, और ये आगे उम्र की अवस्थाएं बढ़ रही है। यहां पर है प्रारंभिक काल, शैशव काल, और यहां पर अवस्थाओं का आगे बढ़ना। और इस डायग्राम में मैंने चूंकि ये बड़ा आकार बनाया है तो ये शैशव काल यहां पे है, उल्टा बनाया है इसको, और ये अवस्थाएं आगे आगे बढ़ रही है। तो जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैशव काल में विकास किया, जैसे मस्तिष्क का विकास हुआ एक नॉर्मल, तो वो उसे परिपक्व और स्थायित्व प्रदान करने के लिए वापस पीछे आएगा, फिर ये वापस आगे 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 बढ़ेगा और विकास करेगा, फिर उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए वापस उस पर काम करेगा पीछे, फिर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। परंतु इस प्रक्रिया में नोटिस कीजिए कि शैशव काल और किशोर अवस्था में गति तीव्र होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है गति मंद होती जाती है। और वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत यही कहता है कि ये पीछे की ओर क्यों जाता है, ताकि परिपक्वता और स्थायित्व विकास को प्राप्त हो सके। इस प्रकार वर्तुलाकार सिद्धांत समाप्त होता है। अब और इसके बाद बात आई है कि वृद्धि तथा विकास, वंशानुक्रम तथा वातावरण का संयुक्त परिणाम है। वंशानुक्रम तथा वातावरण का संयुक्त परिणाम वृद्धि तथा विकास को बोल दिया। किस प्रकार कि एक मकान की बुनियाद बनना, नींव बनना, वह तो है वंशानुक्रम। नींव तो है वंशानुक्रम, मतलब वंशानुक्रम के आधार पर व्यक्ति को मानव शरीर मिल गया मां बाप से, परंतु वातावरण क्या करता है? व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मतलब नींव के ऊपर जो मकान बनता है वो वातावरण बनाता है, और नींव कहां से मिली? वंशानुक्रम से। मतलब शरीर तो मिला वंश से और व्यक्ति तो मिला वातावरण से। इसलिए वृद्धि तथा विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का संयुक्त परिणाम है। अब बात आती है विकास की दिशा। विकास की दिशा में पहली बात आती है मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत या सेफेलोपोडल थ्योरी। इससे क्या तात्पर्य? मस्तिष्क से तो मस्तिष्क और अधो, मस्तिष्क प्लस अधो, मस्तिष्क से नीचे की ओर
अर्थ क्या निकला? मस्तिष्क से अधो नीचे की ओर, और दूसरा नाम है सेफेलोपोडल थ्योरी। तो विकास की दिशा कि मानव शरीर में या मानव में सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, और समय के साथ मस्तिष्क से हाथ, पैर, धड़, कमर, पैर, इस प्रकार क्रम क्या रहेगा? मस्तिष्क से पैर की ओर विकास गति करता है। यही मस्तिकाधोमुखी सिद्धांत या सेफेलोपोडल थ्योरी है कि मानव के विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। एक और सिद्धांत आया इसी में, निकट दूर सिद्धांत, और इसका दूसरा नाम है प्रोक्सिमो डिस्टल थ्योरी। निकट दूर सिद्धांत से तात्पर्य है केंद्र से बाहर की ओर या भीतर से बाहर की ओर। विकास कहां से कहां होता है? केंद्र से बाहर की ओर। पीछे तो आपको कह दिया सिर से पैर की ओर, मस्तिकाधोमुखी। और ये क्या कर रहा है? केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। कैसे? आप खुद बताइए। एक बालक चलने फिरने से पहले बैठना सीखता है या नहीं? तो चलने फिरने से पहले वह बैठना क्यों सीखा? क्योंकि उसमें विकास होता है रीढ़ की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी के बाद भुजाओं का, भुजाओं के बाद हाथ का, हाथ के बाद हाथ की अंगुलियों का। तो निष्कर्ष क्या निकला कि विकास की दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है। पहले रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के बाद शरीर के अन्य अंगों का विकास होता है। इस प्रकार विकास की दिशा में दो बातें आई, एक तो मस्तिष्क से पैर, और दूसरी बात केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और अब इसकी लास्ट बात बचती है कि प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में अपने अंतर्निहित खतरे हैं। किस प्रकार? कि साहब बालक खड़ा होना सीख गया, चलना भी सीख गया, परंतु मां बाप कहते हैं कि बेटा इसका ध्यान रखना कहीं गिर नहीं जाए। तो चलना सीख गया, खड़ा होना सीख गया, पर अभी भी उसकी बुद्धि या उसका इतना विकास नहीं हुआ है कि उसमें यह सोचने समझने की शक्ति हो कि आगे पत्थर है, पत्थर से बच के चलूं, या आगे गड्ढा है, या आगे नाली है, या सड़क क्रॉस करनी है। तो आप दैनिक दिनचर्या में देख सकते हो। तो प्रत्येक विकासात्मक अवस्था, चाहे शैशव काल हो, चाहे बाल्यकाल हो, चाहे किशोर काल हो, किशोरावस्था, जल्दी से गुस्सा आ जाता है। विकास तो हो गया संवेगों का, संवेगात्मक विकास हो गया, परंतु उन संवेगात्मक विकास पर अगर नियंत्रण नहीं है तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि हर अवस्थाओं में विकास तो होगा, परंतु उसके साथ साथ जब तक परिपक्वता नहीं आएगी, प्रत्येक अवस्था में उसके कुछ अंतर्निहित खतरे हैं। इस प्रकार आज करीब 10 या 11 पॉइंट थे अभिवृद्धि तथा विकास के सिद्धांत में, जो कि समाप्त होते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विश्वास है कि यह सिलेबस आपका 2 महीने में अपन कंप्लीट कर पाएंगे, अगर नियमित क्लास रही तो। धन्यवाद।